मैं रिकॉर्ड। Assalamu alaikum. Today we are starting the quantitative portion of the Command Path 2026 and I am your instructor. अगर हम सबसे पहले कोर्स आउटलाइन को देखें कि टेबल ऑफ कंटेंट, और ये वाले जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव पोर्शन के हैं। एनालिटिकल पोर्शन को हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। और ये सारे वो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं जो कि आपके एमओडी के या फिर एएसएफ के टेस्ट के अंदर आ सकते हैं, और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे एक्सक्लूसिव भी होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एमओडी के आईक्यू रिलेटेड टेस्ट में भी हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जब हम एमओडी का आईक्यू स्पेसिफिक पोर्शन कर रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में आपकी रिवीजन यहाँ पर हो रही होगी। आज के पहला लेक्चर है और उसके अंदर हम जो पहले चार टॉपिक्स हैं, यानी प्रोबेबिलिटी, एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस, ज़कात उशर और मीन मॉड मीडियन और रेंज के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी का अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो आई रियली एज्यूम कि सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये सारे टॉपिक्स क्या हैं। मेट्रिकुलेशन लेवल पर, एफएससी लेवल के ऊपर, बीएस के लेवल के ऊपर, मास्टर्स के लेवल पर भी ये सारे टॉपिक्स बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के टॉपिक्स के अंदर कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एम होगा वो ये होगा, क्योंकि आपको 100 MCQs करने के लिए राउंड अबाउट 120 मिनट्स का टाइम दिया जाता है टेस्ट के अंदर। उसके साथ आपने बबल शीट भी सॉल्व करनी होती है, और अगर आपका कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन हो तो आपको उसकी कैलकुलेशंस भी करनी होती हैं, और कैलकुलेटर और दूसरी चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो वी विल फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स के। सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्टकट्स को देख रहे होंगे। शॉर्टकट्स के बाद हम सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशंस को हम फास्ट किस तरह से कर सकते हैं उसके हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देख रहे होंगे। और उसके बाद बेसिक हम फार्मूलाज को डिराइव करके सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, और उनको फिर बेसिक पिन पॉइंट्स हम यहाँ पे याद कर रहे होंगे ताकि उनको याद कर लिया जाए। और फिर जब सॉल्विंग का टाइम आए तो हमें लंबी डेरिवेशंस की बजाय हम वहाँ पर शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर लें ताकि हमारा टाइम बच सके। जो मैक्सिमम एवरेज गोल होना चाहिए वो हर एमसीक्यू को सॉल्व करने का 40 से 50 सेकेंड्स होना चाहिए, ताकि लास्ट में बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हो जाए। जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हमें 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम स्पेन हमारे पास बच सके। तो इस टेस्ट में जहाँ पर हमें अपनी माइंड कैपेबिलिटी का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए, उससे कई ज़्यादा हमारी सॉल्विंग स्पीड भी होनी चाहिए। और फिर हम शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर सब आपका जो बेसिक एक फॉर्मूला है वो क्या है कि आपका फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब ये क्या साइंस है, इसको हम आगे जब हम तीन तरह की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन जो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, यानी आपका जो फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर होता है, वो आपकी बेसिकली सैम्पल स्पेस कहलाती है। सैम्पल स्पेस कैलकुलेशन का भी फॉर्मूला होता है, वो हम इंशाल्लाह भी आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, कॉइन क्या है? सिक्का है। और पाकिस्तानी सिक्का तो उसके अंदर तो हेड और टेल नहीं होता, लेकिन जो एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है कॉइन रिलेटेड आते हैं उसके अंदर हम हेड और टेल को की जनरलाइजेशन क्वेश्चंस के अंदर हुई होती है, यानी आपकी एक साइड हेड से साइड होगी और आपकी कॉइन की दूसरी साइड टेल साइड होगी। अब प्रोबेबिलिटी जिस तरह हमने देखा कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी अब आपकी कॉइन की दो ही साइड है। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज आपकी कितनी हुई? दो हुई। अब अगर आप कहें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर आप एक दफा सिक्का उछालते हैं तो 50% आपकी पॉसिबिलिटी है कि वो हेड आए और 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो टेल आए। तो इट विल बिकम 1/2, यानी आपके दो में से कोई एक आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आप न्यूमरेटर में लिख देंगे, और जो आपके डिनोमिनेटर में आपकी पॉसिबल जो सैंपल सेट होगा उसको आप लिख रहे होंगे। ठीक है। अब सैंपल स्पेस को जब हम कॉइन के प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 2 raised to power n होता है। ठीक है। अब इसके अंदर n क्या होता है कि बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है द कॉइन वॉज टॉस्ड 2 टाइम्स, तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 विच बिकम्स 4। और आपके डिनोमिनेटर में उस पूरे सवाल के अंदर आपके डिनोमिनेटर में आप 4 यहाँ पर लिख रहे होंगे। ठीक है।
अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। हम आगे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा यहाँ पर हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना आता है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। ठीक है, अब सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सैम्पल स्पेस के लिए टू कॉइन्स आर टॉस्ड है, तो जाहिर सी बात है एक कॉइन की टॉस के लिए टू की पावर वन और दूसरे कॉइन की टॉसिंग के लिए टू की पावर वन हो जाएगी। और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो अच्छा, टू कॉइन्स एक साथ टॉस किए गए हैं, ये वाली बात यहाँ पर नहीं आई कि पहले एक कॉइन टॉस किया है और फिर दूसरा कॉइन टॉस किया है। अगर दोनों में से दो कॉइन टॉस किए हों और फिर वो कहें कि आपने किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब आप दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी ऐड करते हो। और जब दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली आपने डील करना है तो आप दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करोगे। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर का एक बेसिक जो रूल है वो क्या है कि पावर्स यहाँ पर ऐड होते हैं। टू टू की पावर वन प्लस वन बिकम्स टू की पावर टू, और यहाँ पर हमारी इसकी सैंपल स्पेस निकल आएगी फोर। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर सैंपल स्पेस इसकी फोर निकल आई। अब एटलीस्ट वन हेड यहाँ पर फोकस यहाँ पर करना है। यहाँ पर दो तरह की चीजें आ सकती हैं, या तो वो कहेंगे कि एटलीस्ट वन हेड या फिर वो कहेंगे एग्जैक्टली वन हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम उसकी भी एग्जांपल देख लेंगे। अच्छा, अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब होगा कि या तो एक हेड भी आ सकता है और दोनों भी हेड हेड आ सकते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले आउटकम्स देखते हैं कि दो कॉइन्स उछालें तो आपके पास एक कॉइन ये आ गया, ये कॉइन दूसरा कॉइन ये आ गया। अब इसके अंदर आपके पास पॉसिबिलिटीज यहाँ पर फॉर्मूला के साथ कैलकुलेशन पे तो हमने फोर निकाली, लेकिन अगर हम मैनुअली भी इसको देखें तो आपके पास फोर ही पॉसिबिलिटीज बनती है। यानी या तो आपके पास एक सिक्के पे एक तरफ हेड आएगा, दूसरी तरफ आपका टेल आ जाएगा। ठीक है, या तो आपके पास एक सिक्के पे टेल आएगा, दूसरे में हेड आ जाएगा, या फिर दोनों में हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आ जाएगा। तो ये आपकी फोर ही पॉसिबल आउटकम्स इसके बन रहे हैं। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर में यहाँ पर फोर लिख दोगे। अब वो पूछ क्या रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है कि मिनिमम एक हेड जिसमें आ रहा हो, तो वो एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है। तो क्या हमारे पास तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनमें हमारे पास एटलीस्ट एक हेड आ रहा है। तो यहाँ पर हम थ्री लिख देंगे, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी थ्री बाई फोर होगी। ठीक है, इसी तरह अगर वो सेम क्वेश्चन पूछेंगे एटलीस्ट वन टेल, तो वन टेल किस में होगी, इसमें वन टेल है, इसमें वन टेल है, इसमें वन टेल है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास थ्री बाई फोर आ रही होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। टू कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि हमने वन हेड फाइंड करना है। तो हमारी पॉसिबल आउटकम्स वही निकल रहे होंगे, यानी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और अब हमारे पास एग्जैक्टली वन हेड का उन्होंने पूछा है, तो ये हमारे पास ऐसे दो कॉम्बिनेशन है जिनमें हमारे पास एक हेड आ रहा है। तो हम इसको टू बाई फोर कर देंगे। फोर हम इसलिए क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस तो जाहिर सी बात है पीछे वाला ही रहेगा, क्योंकि हमने टू ही कॉइन्स को टॉस किया है। और ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वन बाई टू आ जाती है। इसी तरह अगर वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि टू कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर आ जाएगी। इसी तरह अगर वो टू टेल्स का पूछते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास वन बाई फोर आएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास। अब उसने थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसने कह दिया कि थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि एटलीस्ट वन टेल। अब इसके अंदर हमें सैंपल स्पेस में हम बना तो लेंगे कि हमारे पास सैंपल स्पेस में टू की पावर थ्री यहाँ पर आ जाएगी, तो हमारे पास एट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। लेकिन एट कॉम्बिनेशंस को मैन्युअली बनाना, मतलब सोच सोच कर कि अच्छा अब हम कौन से तीन कॉम्बिनेशंस बनाएं, तो एक मुश्किल चीज होगी। तो इसको करने का आसान तरीका क्या होता है, आपके पास मतलब हेड्स या टेल्स पूरा लिखने के बजाय आप सिंपल एच और टी भी लिख सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखेंगे आपके पास कॉइन्स कितने, आप उतने कॉलम्स यहाँ पर तीन बना लेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और उसके बाद चौथा कॉलम आपके पास एंड रिजल्ट का आ जाएगा। उसके बाद आपकी जितनी भी सैम्पल स्पेस बनी होगी उसको आप टू पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका फोर।
तो आप जो फर्स्ट कॉइन का लिखोगे उसके अंदर आप 4 हेड्स डाल दोगे और 4 टेल्स लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कॉइन होगा उसके अंदर 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास कितना हुआ, 2 हो गया। तो उसके अंदर 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स, इस तरह करके हम कॉम्बिनेशन लिख देंगे और थर्ड के अंदर हम एक एक करके कर देंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ जाएंगे और इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम एंड रिजल्ट के अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आता कि हमारे पास 4 कॉइन्स आर टॉस, तो 2 की पावर 4 हमारे पास आती 16। अब 2 की पावर 4 जब 16 आती तो इसका मतलब है कि हमारे पास 16 टोटल कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए। तो उसके अंदर हम बेसिकली इस सारे को ही एक दफा दोबारा से रिपीट कर देंगे, यानी 16 डिवाइड बाई 8 हमारे पास कितना हुआ, 16 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना हुआ, 8। तो हम सबसे फर्स्ट कॉइन के अंदर पहले 8 हेड लगा का की रोज बनाएंगे, फिर 8 हम टेल्स की रो बनाएंगे। उसके बाद जब सेकंड कॉइन होगा उसमें हम 4 हेड्स की 4 टेल्स की, 4 हेड की 4 टेल्स की, फिर थर्ड कॉइन के अंदर हम दो दो करके हेड्स और टेल की रोज बनाते जाएंगे, और फोर्थ कॉइन के ऊपर हम ये करेंगे। लेकिन अमूमन इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आते। ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें मैक्सिमम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। अमूमन इतनी ज्यादा डिफिकल्टी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते। खैर, अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। अब एग्जैक्टली 1 टेल किस किस में आ रही है, हम इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन हैं जिनमें एग्जैक्टली 1 टेल आ रही है। तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/8। 8 इसलिए क्योंकि हमारी सैंपल स्पेस 8 है। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह एग्जैक्टली 1 हेड का अगर वो पूछेंगे तो 1 हेड 1 हेड और 1 हेड, इसके अंदर भी हमारे पास 3/8 ही प्रोबेबिलिटी आ रही होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब है कि आपकी एक टेल भी हो सकती है, आपकी 2 टेल भी हो सकती है। और आपका सिर्फ इसका क्या तरीका होगा, सिंपली कि आप बजाय इसके कि आप पूरी की पूरी सैंपल स्पेस यहाँ पर बैठ के क्रिएट करो, आप देखोगे कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी जिसमें कोई भी टेल नहीं होगा और वो तीनों हेड्स की होगी। और वो आपकी सारी की सारी कॉम्बिनेशंस में से सिर्फ एक होगा। तो आपके जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी आपकी सैंपल स्पेस होगी, उसमें से आप एक माइनस कर दोगे, यानी कि 7/8 आपकी वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी जिसके अंदर आपका एटलीस्ट 1 टेल होगा। आप मैन्युअली भी कैलकुलेट करो तो इन सब में एटलीस्ट 1 टेल है और इसका नंबर है 7, तो 7/8 आपका टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। आगे का अगर हम क्वेश्चन देखें तो अब हमारे पास डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर जो आपके पास इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है कि सबसे पहले डाइस के 6 फेसेस फेसेस होते हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 उसके ऊपर या तो इंडेक्सिंग होती है या फिर डॉट्स बने होते हैं। अब ईच फेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपके पास जिस तरह कॉइन के अंदर हमारे पास 2 ही साइड्स थी तो हर साइड की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास 6 साइड्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 आ जाएगी। अगर हम कहें कि अच्छा नंबर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस पूरे सेट के अंदर 4 एक दफा आ रहा है तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर याद रख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हमारे पास क्या है, तो इनमें से ऑड नंबर हमारे पास 1 3 और 5 है। तो ये 3 नंबर्स हैं, तो 3/6 यानी कि 1/2, हाफ प्रोबेबिलिटी 50% चांस है हमारे पास के हमारा जो आउटकम आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। इसी तरह इवन नंबर के अंदर भी हमारे पास बाकी 50% चांस है कि 2 4 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अच्छा, और डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए अगर आपने सैंपल स्पेस फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला 6 raised to the power n होगा। और यहाँ पर n वही होगा कि आपने जितनी दफा डाइस को रोल किया है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब ग्रेटर देन 2 हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, 3 4 5 और 6। तो ये कितने नंबर्स हुए हमारे पास, 4, और हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 6 है। तो ये हमारे पास 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, डाइस ड्रॉ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 तो हमारे पास कोई नंबर ही नहीं होता, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 आ जाएगी। अ डाइस थ्रोन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज अ प्राइम नंबर। अब हमारे पास 1 से 6 में से प्राइम नंबर्स कौन कौन से? हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है। तो हमारे पास ये 3/6 आ रहा है। तो 3/6 इज अगेन 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 आ जाएगी। टू डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन बोथ डाइसेस। अच्छा, तो सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है कि 1 1 या तो हमारे पास आएगा, या फिर हमारे पास 2 2 आएगा, या फिर 3 3 आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास 6 सेट्स बनते हैं अगर हम दो डाई को रोल करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगी? 2 डाइज आर रोल्ड हैं, तो बेसिकली हम इसमें करेंगे 6 raised to power 2। तो ये हमारे पास 36 हो जाएगा। तो 6/36, और इट विल बिकम 1/6। हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। इसी तरह 2 डाइज आर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम वुड बी 9। अब 9 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो हमारे पास 3 और 6 आता है, और 4 एंड 5 आता है। 1 से 6 के दरमियान नंबर्स हमने सेलेक्ट करने हैं, जिनको ऐड करने से 9 बन रहा हो। अब अगर 3 6 आ रहा है तो हमारे पास 6 3 का भी कॉम्बिनेशन है। अगर 5 4 आ रहा है तो हमारे पास 4 5 का भी कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली हमारे पास चार ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको सम करके 9 आ रहा है। और 2 डाइज आर रोल्ड है, तो बेसिकली 4/36। तो इट विल बिकम 1/9 की प्रोबेबिलिटी ये होगी नंबर 5 की। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द सेम नंबर ऑन बोथ डाइसेस। ठीक है, अब नॉट द सेम नंबर के अंदर हमने क्या करना है? सेम नंबर की हमें पता है कि इतनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1/9 आ गई। तो अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, यानी हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो कभी भी आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 100 के उसके ऊपर हम मैयर इसको कर रहे होते हैं। तो 0 से 1 के दरम्यान आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आना चाहिए। अब अगर सेम साइड्स की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/9 आ गई है, तो आपके पास बाकियों की रिमेनिंग 1 - 1/9 हो जाएगी। सिंपल इज डैट। ठीक है, तो इसी तरह जब आप इसका एलसीएम लेकर आंसर वगैरह लेंगे तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा कि ऑफ नॉट द सेम नंबर ऑफ बोथ डाइसेस। आपको सारी की सारी सैंपल सेट, जाहिर सी बात है जब आप बनाने बैठेंगे आपको 36 का एक पूरा मैट्रिक्स यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और उसके अंदर इस तरह से करके आपको सारे सेट्स लिखने पड़ेंगे, तो वो एक काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। और टाइम को बचाने के लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाए। आगे का अब हम कार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस पर आते हैं। कार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52। ठीक है, और 52 की डिवीजन क्या होती है कि 13 हमारे पास डायमंड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं। दीज आर डायमंड्स, ये क्लब की शेप है। 13 हमारे पास हार्ट्स होते हैं, और 13 ही हमारे पास स्पेड्स होते हैं। ठीक है, अब इन चारों के अंदर डिवीजन किस तरह से होती है कि हमारे पास किंग, क्वीन और जैक या फिर जोकर, दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं। 3 हमारे पास ये कार्ड्स होते हैं, और बाकी जो 10 होते हैं वो हमारे पास 1 से 10 तक काउंटिंग हो जाती है, और 1 की बजाय हमारे पास एस का कार्ड होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सारी डिवीजन होती है। अब हर कार्ड जो है, फॉर एग्जांपल अगर पूछें कि 4 का कार्ड हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास 4 के 4 कार्ड्स होंगे। इसी तरह 8 के हमारे पास 4 कार्ड्स होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। 52 में से हमारे पास हाफ द नंबर ऑफ कार्ड्स आर रेड एंड हाफ द नंबर ऑफ कार्ड्स आर ब्लैक। 52 52 में से जो 23 कार्ड्स हमारे पास रेड हैं और 23 ही कार्ड्स हमारे पास ब्लैक हैं। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इससे हम अगर आगे चलें तो यहाँ पर हमारे पास सारी क्वेश्चन आ रहे हैं।
अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक किंग की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब एक किंग की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं? किंग हमारे पास देख रहे हो कि उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको कौन सा किंग चाहिए, उसने सिर्फ किंग मेंशन किया। तो हमारे पास चार टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में जब आप एक कार्ड निकालेंगे तो आपके पास चार पॉसिबिलिटीज होंगी कि आपका वो कार्ड किंग आए। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल सेट जो है वो 52 है, क्योंकि कार्ड जो है वो एक ही दफा निकाला गया है। तो 4/52 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग आ जाएगी। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो, अगर ऑप्शंस में ना हो तो इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लाइक 4 1 4 एंड 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। ठीक है, इसी तरह है अ कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। क्वीन का भी सेम 1/13, क्योंकि फोर क्वीन के कार्ड हैं। इसी तरह अगर वो जैक के या किसी भी नंबर के पूछते हैं और जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास यही आ जाएगा। फिर अ कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हार्ट। अब हार्ट के हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? हमारे पास हैं टोटल 10 11 12 13 हमारे पास कार्ड्स हैं। तो इट वुड बी 13/52। और अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, और अगर 13/52 ऑप्शंस में ना हो तो इसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर मार्क किया जा सकता है। फिर टू कार्ड्स आर ड्रॉन रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल बी किंग्स। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है। सबसे पहले टू कार्ड्स आर ड्रॉन रेंडमली, अब दोनों कार्ड साथ तो नहीं निकाले जाएंगे। आपके पास जो है वो दोनों कार्ड जो है वो एक एक करके निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट किंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करोगे, और फर्स्ट किंग की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? हमारे पास है जी 1/13। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोर किंग्स हैं, और हमने 52 जो है वो कार्ड्स के अंदर जब हमने फोर किंग की प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो 1/13 आई। अब जब हम सेकंड किंग के निकालेंगे तो चूंकि हम एक किंग की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, तो सेकंड किंग के लिए हमारे पास जो किंग की पॉसिबिलिटी होगी वो 3 हो जाएगी, 4 से रिड्यूस होकर। और हमारे पास चूंकि एक कार्ड निकल चुका होगा, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बच जाएंगे वो 51 हो जाएंगे। तो 3/51 हमारी सेकंड किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आई गेस समथिंग 1/221 इस तरह करके इसका कुछ आंसर आएगा। इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को। तो हमारे पास टू कार्ड्स की प्रोबेबिलिटीज निकल आएंगी जिसके अंदर बोथ विल बी किंग्स। जाहिर सी बात है, आप 52 के 52 कार्ड्स की पूरा मैट्रिक सेट वहां पर बैठकर नहीं बना सकते कि बोथ किंग कब आएंगे हमारे दोनों कार्ड्स। तो इसलिए इट विल बी अ रियली हेक्टिक प्रोसेस, इसलिए इसको इस तरह से सॉल्व करना है। फिर नंबर फिफ्थ है अ कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग और अ क्वीन। अच्छा, अब किंग की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/13 है। इसी तरह हमारे पास जो क्वीन की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/13 है। और जब हमारे पास क्वेश्चन में बीच में और आएगा तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, और ये हमारे पास 2/13 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो नंबर 6 है अ कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग। अब अ रेड किंग हमारे पास पूरे के पूरे सेट में एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52।